YouTube के इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में मैं NMMS क्लास 8 बिहार के लिए आपको 30 प्रश्न लाया हूं, जो कि विज्ञान से उठाया गया ये प्रश्न है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 8 में मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, कृपया वो शाम के 6 बजे इस टेस्ट को दें, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न, पानी से भरे कटोरी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ऑप्शन पहला में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, 3 में है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। आपको बता दूं कि इस प्रश्न को जवाब देने के लिए मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। तो चलिए घड़ी को शुरू करता हूं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। शीशे के प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश विभिन्न रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है? तो ध्यान से सुनेंगे इसका ऑप्शन नंबर पहला में है क्योंकि शीशा सभी रंगों को जाने नहीं देता है, दूसरा में है क्योंकि प्रकाश का वेग कांच में बदल जाता है, तीसरा ऑप्शन में है क्योंकि विभिन्न रंग के प्रकाश का वेग शीशे में अलग अलग होता है, और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी क्योंकि विभिन्न रंग के प्रकाश का वेग शीशे में अलग अलग होता है, इसी के कारण जो है सो विभक्त नहीं होता है, हो जाता है। तो ध्यान रहे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न, अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना पड़ती हो तो उसे किस प्रकार की दृष्टि दोष हैं? ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में निकट दृष्टि दोष, दूसरा में दूर दृष्टि दोष, तीसरा में जरा दृष्टि दोष, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला, यानी निकट दृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। हीटर यानी विद्युत हीटर का तापन अवयव किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 1 में है तांबा तथा लोहा का, 2 में है निकेल एवं क्रोमियम का, 3 में है लोहा एवं निकेल का, और चौथा है तांबा तथा क्रोमियम का। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं आपको बता दूं कि ये सेट प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आयोजित की जाती हैं। इस टेस्ट में जो भी बच्चे मेगा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, कृपया इस टेस्ट को अंत तक देखें, ताकि आपकी तैयारी को और अच्छा किया जा सके। ये प्रश्न का जो सेट दिए रहे हैं, ये आपके बुद्धि को और प्रखर और तेज बनाने के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी निकेल एवं क्रोमियम होगा। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। विद्युत पंखों में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, वायु ऊर्जा में, दूसरा में है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा में है वायु ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को जिनको नहीं अगर आता हो वो याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सारा का सारा प्रश्न इसमें पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब मैं घड़ी को ऑन कर देता हूँ। चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट करें। कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो चुका है, एकदम सही कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे अपने लाइव सेशन में जुड़ जाएं ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का आनंद उठा सकें। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न होगा, हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली धारा किस प्रकार की होती है तथा उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो पहला ऑप्शन में है दिष्ट धारा, आवृत्ति 50 हर्ट्ज। दूसरा में है प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति 75 हर्ट्ज। तीसरा में है प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज और चौथा में इनमें से कोई नहीं। चलिए घड़ी महोदय शुरू हो चुके हैं, जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, घबराए नहीं, सारा का सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इसी से आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दूसरा यानी प्रत्यावर्ती धारा और आवृत्ति 50 HZ यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न, भोपाल गैस कांड निम्न में से किस गैस के कारण हुआ था? यानी कौन ऐसी गैस था जिनका रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था? तो पहला ऑप्शन में है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा में है पोटासियम आइसोसाइनेट, तीसरा में है मिथाइल आइसोसाइनेट और चौथा में है CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का पूरा नाम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए अब इस प्रश्न का मैं आंसर बता दूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा, टॉर्च में सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ध्यान से सुने, टॉर्च में सेल जो होता है यानी बैटरी को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है श्रेणी क्रम में, 2 में है समांतर क्रम में, 3 में है श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों में और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जो कि आपका सामने में अलार्म होगा, आपका अलार्म बजा दिया जाएगा। तो चलिए मैं अब घड़ी के अलार्म को ऑन करता हूँ। आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी समांतर क्रम में। तो इस प्रश्न को याद कर लेंगे, बार बार पूछा जा रहा है इस टॉपिक से प्रश्न को। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखें। प्रश्न, सामान्य मानवीय आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ध्यान से सुने, करा कि आँख की स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है 250 सेंटीमीटर, 2 में है 40 सेंटीमीटर, 3 में है 25 सेंटीमीटर और 4 में है 1 मीटर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 25 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान से सुने और याद कर लें, चूंकि ये सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान से सुने, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है एथेन का, 2 में है एथिलीन का, 3 में है मीथेन का और ऑप्शन नंबर 4 में है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं इस प्रश्न को कल के भी सेट में डाला हुआ था, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है।
तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। चलिए घड़ी महोदय जी ऑन हो चुके हैं। घड़ी महोदय के टाइम को समाप्त होते ही मैं आपका इस प्रश्न का आंसर बता दूंगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी एथिलीन। तो ध्यान रहे कि एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखें। फ्लोरेंस को कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे, फ्लोरेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है ग्रेफाइट, 2 में है क्रिकेट बॉल, 3 में है वॉलीबॉल और 4 में है बकी बॉल। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। इसके लिए आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा। जल्दी से कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जो भी प्रश्न करवा रहे हैं सभी का सभी प्रश्न कहीं न कहीं पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखें। चलिए जल्दी से बता दें इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी वॉलीबॉल होगा। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखें। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 में है जिंक, 2 में है तांबा, 3 में है चांदी और 4 में है प्लेटिनियम। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न को मैंने कल के सेट में भी डाला हुआ था और आज भी डाला हुआ है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें ताकि पता चले कि आप लोग सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। पीछे जो प्रश्न पूछ देते हैं उस प्रश्न को याद रखते हैं या नहीं रखते हैं। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी तांबा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 13वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान रहे, तैयार रहे। काफ़ी अच्छा प्रश्न आ रहा है आप लोग के सामने। 13वां प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण है? ध्यान दें, ये मिश्रण से संबंधित प्रश्न प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा है, चाहे कांसा को हो, चाहे पीतल का हो, चाहे स्टेनलेस स्टील का हो। तो ये 3 गो प्रश्न पूछा जाता है, बार-बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है लोहा प्लस जस्ता, 2 में है जस्ता प्लस तांबा, 3 में है तांबा प्लस निकेल, 4 में है लोहा प्लस तांबा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। चलिए अब आपका समय समाप्त हो गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जस्ता प्लस तांबा। ध्यान रहे, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी जस्ता प्लस तांबा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 14वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि इससे भी काफी अच्छा प्रश्न है। पटाखों को फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला नीला रंग किसके कारण होता है? कल के वीडियो में मैंने लाल रंग के बारे में पूछा था और आज नीला रंग के बारे में पूछा हूँ, तो जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन में है गंधक, दूसरा में है मैग्नीशियम, तीसरा में है सोडियम और चौथा में है बेरियम। तो जल्दी से बता दें। चलिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। चलिए घड़ी महोदय जल्दी से आप समय को ऑन करेंगे। चलिए अब आपका समय समाप्त होता है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी बेरियम के कारण पटाखों का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी तार से धारा प्रभावित हो रही हो तो कौन से कण आवेश का संचरण करते हैं? ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी तार से धारा प्रभावित हो रही हो तो कौन से कण आवेश का संचरण करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है प्रोटीन, 2 में है आयन, 3 में है परमाणु, 4 में है इलेक्ट्रॉन।
तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए, अब आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी आयन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। काफी अच्छा प्रश्न को मैं एकत्रित किया हूँ। 16वां प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कल मैंने विटामिन सी के बारे में पूछा था। आज की इस वीडियो में मैं विटामिन डी के बारे में पूछा हूँ। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है पेंटोथेनिन, दूसरा में है निकोटिनिक एसिड, तीसरा में है कैल्सिफेरॉल और 4 में है राइबोफ्लेविन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए, मैं आप घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कैल्सिफेरॉल। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये विटामिन डी जो कि हमको सूर्य से प्राप्त होता है, तो ध्यान रहे। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा। वर्षा ऋतु में आकाश में इंद्रधनुष का बनना निम्नलिखित में किस क्रिया के द्वारा होता है? वर्षा ऋतु में आकाश में इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? कौन सी क्रिया के कारण बनता है, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं डिस्पर्सन, 3 में है विवर्तन एवं व्यतिकरण, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। अब मैं घड़ी की समय को ऑन कर देता हूँ। चलिए, अब आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं डिस्पर्सन के कारण इंद्रधनुष बनता है वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न होगा। मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखाई पड़ने का क्या कारण है? ध्यान से सुनेंगे। मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखाई पड़ने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है परावर्तन के कारण, दूसरा में है अपवर्तन के कारण, तीसरा में है विवर्तन के कारण और चौथा में है व्यतिकरण के कारण। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न करवा रहे हैं। चलिए, अब आपका समय चालू होता है। जल्दी से कमेंट करें। और आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि मृग मरीचिका दिखाई देने का कारण है ऑप्शन नंबर पहला यानी परावर्तन के कारण मृग मरीचिका दिखाई देता है। तो ध्यान रहे, परावर्तन के कारण मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न होगा। गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े का जल क्यों ठंडा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है क्योंकि मिट्टी ताप का कुचालक है, दूसरा में है घड़े की सतह से जल रिस कर बाहर आता है, तीसरा में है घड़े से रिसते हुए जल के वाष्पीकरण का ताप जल से भी मिलता है अतः जल ठंडा हो जाता है, और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर
तीसरा, यानी घड़े से रिसते हुए जल के वाष्पीकरण का ताप जल से मिलता भी है, अतः जल ठंडा हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दें। प्रकाश का चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? ये प्रश्न को मैंने कल भी डाला था और आज भी पूछा हूँ, तो जल्दी से आप लोग बता देंगे इस प्रश्न का आंसर। सभी बच्चे बता देंगे। पहला ऑप्शन में है एडिसन, दूसरा में है रोमर, तीसरा में है फैराडे और चौथा में है वेयरने। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब, कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा है एकदम सही बोल रहे हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ अभी लाइव जुड़ रहे हैं उन सभी को स्वागत है, वेलकम है। चलिए अब आपका समय ऑन हो रहा है, जल्दी से कमेंट कर दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर है दूसरा, यानी रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में रोमर ने जानकारी दिया था या बताया था। तो याद रखे रहेंगे कि रोमर एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया, प्रकाश की चाल के बारे में बताया। अगला प्रश्न 21वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। यानी दूरदृष्टि दोष जिस व्यक्ति के चश्मे में है, यानी जिस व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति किस तरह का चश्मा पहनेगा उसके बारे में बोलने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तल लेंस का, दूसरा में है अवतल लेंस का, तीसरा में है समतल लेंस का, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब घड़ी की समय को ऑन किया जाए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जैसे उसके चश्मा में लेंस लगाया जाता है। अगला प्रश्न 22वां नंबर प्रश्न, कांसा किस धातु का मिश्रण है? कांसा किस धातु का मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर पहला में है तांबा एवं जस्ता का, दूसरा में है तांबा एवं टीन का, तीसरा में है जस्ता एवं टीन का, चौथा में है लोहा एवं तांबे का। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है इसमें। चलिए घड़ी महोदय जल्दी से ऑन हो जाए। इस प्रश्न का मैं आपको आंसर सही बता दूं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी तांबा प्लस टीन। तांबा प्लस टीन को जब मिला देते हैं तो कांसा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न होगा, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ध्यान से सुनेंगे। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है कार्बोहाइड्रेट, 2 में है प्रोटीन, 3 में है वसा, 4 में है पानी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। पहला ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, 2 में है प्रोटीन, 3 में है वसा, 4 में है पानी। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बिल्कुल सही जवाब, कल भी इस प्रश्न को डाले थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी पानी। चलिए गरीब महाराज आप क्यों पीछे हैं? अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा
कितनी होती हैं? तो ध्यान से सुने। कह कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का मतलब हुआ है खून। खून की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है लगभग 5 लीटर, 2 में है लगभग 2 लीटर, 3 में है लगभग 3 लीटर और ऑप्शन नंबर 4 में है लगभग 4 लीटर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 5 लीटर, लगभग 5 लीटर। अगला प्रश्न 25वें नंबर का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न 25वां नंबर का प्रश्न होगा, सूर्य में नाभिकीय संलयन के लिए कौन से उत्तरदायी गैस हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में है हाइड्रोजन, 2 में है हीलियम, 3 में है लिथियम और ऑप्शन नंबर 4 में है ऑक्सीजन। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दें। काफी अच्छा प्रश्न है। अब मैं घड़ी को ऑन कर देता हूं। तो चलिए जल्दी से घड़ी महोदय आप ऑन हो जाए। इस प्रश्न का सही आंसर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी हीलियम गैस होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्या है 26 नंबर का प्रश्न। करा कि निम्न में से सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में है हाइड्रोजन, दूसरा में है सीसा, तीसरा में है लोहा और चौथा में है यूरेनियम। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अस्थायी तत्व के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी यूरेनियम इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 27वें नंबर का प्रश्न है, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन में है स्टेपीज, दूसरा में है फीमर, तीसरा में है स्टेपीज और फीमर, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी फीमर। अगला प्रश्न 28वें नंबर का प्रश्न, शोषण दर सबसे अधिक कब होता है? आपको कल मैं पूछा था कि शोषण दर सबसे कम किस में कब होता है। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे अधिक किस समय होता है यानी कब होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है दौड़ते समय, दूसरा में है टेनिस खेलते समय, तीसरा में है भोजन करते समय, चौथा में है निद्रा अवस्था में खर्राटा मारते समय। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न की आंसर देने के लिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी दौड़ते समय। तो ध्यान रहे कि दौड़ते समय मनुष्य में या किसी भी जानवर में शोषण दर सबसे अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न 29वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान से सुने, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है पेसमेकर, 2 में है डायलाइजर, 3 में है ऑक्सीजनरेटर, 4 में है सीटी स्कैनर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए घड़ी महोदय, जल्दी से आप समय को ऑन करें ताकि कम से कम समय में इस प्रश्न का आंसर दे सकें। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी पेस मेकर होगा। अगला प्रश्न लास्ट नंबर का प्रश्न है, 30वां नंबर प्रश्न है, तो जल्दी से पढ़ें। कांच पर लिखने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है सल्फ्यूरिक अम्ल, 2 में है हाइड्रोजन क्लोराइड, 3 में है नाइट्रिक अम्ल, 4 में है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, तो ध्यान रहे कि मैं इस सेट को प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे शुरुआत कर देता हूं। आप लोग जितने भी बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, कृपया शाम के 6 बजे सभी एकजुट होकर के इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे और बताएंगे कि कितना 30 में कितना आप सही कर पा रहे हैं। इसी से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या और भी कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं बता दूँ इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कांच पर लिखने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाँ, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन क्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो चलिए इसी के साथ इस आज की लाइव क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।